हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ पर आपको बाल विकास की जो सीरीज चल रही है, बाल विकास को हम पूरी तरह से समझते हुए पढ़ते चल रहे हैं। आपके सभी प्रकार के जो टेट हैं, एमपी टेट हो, सी टेट हो, केंद्रीय विद्यालय हो, सभी में बाल विकास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है बाल विकास का। तो जी रहा आपका बाल विकास का पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। जो बुद्धि सिद्धांत जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा और होगा इधर, हाँ, जाने वाले बुद्धि द्वारा लिए जाने वाले विधि विविध रूपों जैसे सृजनात्मक वृद्धि को शामिल करता है। वह क्या है? यह पूछा है हमको, वह क्या है? स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, स्पीयरमैन का जी कारक, बुद्धि का सेवेंट सिद्धांत, हर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। यह यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो बुद्धि सिद्धांत है, तो जैसे पराघटक, जैसे बुद्धि द्वारा आपको विविध रूप जैसे सृजनात्मकता शामिल करता है, बुद्धि से सोचना, समझना, सुनना, जो बुद्धि के कार्य हैं, जो मानसिकता के कार्य हैं, वह किसने दिए हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका होगा स्टेनबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। हम इसको आपको विस्तार से समझाएंगे। ये हमने यहाँ अलग से यह लगाया है आपके लिए, क्योंकि रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग, ये इनका पूरा नाम है, कि बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में आप क्या देखेंगे यहाँ पर के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। इन्हें बुद्धि का जो सिद्धांत दिया है, इनके अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो हॉवर्ड के अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की होती है। जो आप बार बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक। विश्लेषणात्मक बुद्धि में समस्याओं को सुलझाने, विश्लेषण करने और तर्क करने की क्षमता शामिल है। तर्क करने की क्षमता शामिल है। रचनात्मक बुद्धि में नए विचारों को उत्पन्न करने और नई स्थितियों में अनुकूलन करने की क्षमता शामिल है। व्यवहारिक बुद्धि में वास्तविक वास्तविक दुनिया के संदर्भ में अच्छा प्रदर्शन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता शामिल है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाता है, तो हमने कहा इसको ले आए और आप समझ लेंगे तो इससे कहीं संबंधित क्वेश्चन आएंगे कि स्टेनबर्ग वो किससे संबंधित है, तो पता चल जाएगा ये बुद्धि से संबंधित है। इनने बुद्धि के कितने सिद्धांत दिए? तो 3 सिद्धांत दिए इनने। एक दिया विश्लेषणात्मक और एक रचनात्मक, व्यवहारिकात्मक। जो इनने विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या है? समस्याओं को सुलझाने का, समस्याओं को सुलझाने, विश्लेषण करने का और तर्क करने की क्षमता शामिल है। रचनात्मक बुद्धि है, तो रचनात्मक क्या होती है? कुछ नया रचना करना, नया सीखना, तो नए विचारों को उत्पन्न करना और नई स्थितियों में अनुकूलन करने की क्षमता जो शामिल होती है हमें, वह क्या होती है? वह व्यवहारिक बुद्धि वास्तविक दुनिया के संदर्भ में अच्छा प्रदर्शन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को शामिल करती है। यह आपने पढ़ा स्टेनबर्ग को, ये आपको कभी और आएंगे तो आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक क्या है? जो बुद्धि के स्पीयरमैन हैं, इनने अपनी परिभाषा में एक तो दिया है जी कारक और एक दिया है एस कारक। जी कारक दिया है इनने सामान्य बुद्धि, क्या दिया है? सामान्य बुद्धि दी है ये। और एस कारक दिया है इनने विशिष्ट विशिष्ट बुद्धि। क्या दी है? विशिष्ट बुद्धि। यह इनने दिया है सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि है। आप देखेंगे तो यहाँ आपको पूछा है स्पीयरमैन की जी कारक। जी कारक आए तो सामान्य बुद्धि जो सामान्य कार्यों में लगती है, जो सामान्य बुद्धि, और जो विशिष्ट कार्यों में लगती है विशिष्ट बुद्धि। कोई समस्या आ गई, उसका तर्क करना है, कुछ सोचना है, कोई सिंपल काम कर रहे हो, सामान्य बुद्धि। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये कि स्पीयरमैन ने कितनी कारक दिए हैं भाषा के। जो स्पीयरमैन ने परिभाषा में कारक जी को क्या नाम दिया है? तो सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि किसने दी है? तो स्पीयरमैन ने दिए हैं। सामान्य बुद्धि किससे दर्शाया है? जी से। और इसने विशिष्ट बुद्धि किससे दर्शाया है? इन्हें तो एस से दर्शाया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा किस एज में सीख लेते हैं?
4 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में या 1 वर्ष की आयु में। यहाँ हम देखेंगे जो बच्चे हैं वो अपना जो बोलना चालना है जब वो 6 वर्ष की आयु के होते हैं, जब मातृभाषा सीख लेते हैं। इतना सीख लेते हैं कि वो बात कर सकें, सोच सकें, समझ सकें, इतना वो अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। क्योंकि आपको पता है 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, जब कहाँ जाता है वो स्कूल जाता है। जब स्कूल जाता है तो वो बोलना, सुनना, समझना सब सीख जाता है। इसलिए 6 वर्ष की आयु का बच्चा बोलना और अपनी मातृभाषा सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिंतन। चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। यहाँ दिया गया है प्रतिक्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण या पूर्व प्रक्रमण। इन 4 चरणों का सही क्रम हमको लगाना है। इन 4 चरणों का सही क्रम हमको लगाना है। यहाँ दिया गया चिंतन। क्या दिया? हम चिंतन। जब चिंतन करते हैं हम तो पहले क्या होगा, जब चिंतन करेंगे तो पूरा पूर्व पराक्रमण, पहले पूरी जानकारी लेंगे कोई चीज की, चिंतन कर किस बात पर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, उसे श्रेणीबद्ध रखेंगे पहले, फिर उसकी श्रेणी बनाएंगे एक। उस श्रेणी बनाने के बाद फिर उसकी क्या करेंगे, प्रतिक्रिया का चयन करेंगे, हमें किस पर करना है, और फिर प्रतिक्रिया, फिर क्रियान्वयन, फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे। इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट होगा। पहले पूर्व प्रक्रमण, पूर्व जो पूर्व की हमारी क्या प्रॉब्लम है, चिंता मतलब जो समस्या आई है वो किस प्रकार की समस्या है, कहाँ से आई है, क्या है उसकी, तो पूरा उसका प्रक्रमण करेंगे, उसका पूरा ब्यौरा देखेंगे चारों तरफ का। उसके बाद फिर उसकी श्रेणी बनाएंगे। उसकी श्रेणी बनाएंगे कि हमें समस्या में, हम इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं, और फिर उसका चयन करेंगे कि हमें सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है, इसको खत्म करना है इस समस्या को, तो प्रतिक्रिया चयन करेंगे और फिर उसका प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, फिर उस पर कार्य करेंगे। तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकादमिक पाठ्यक्रम, अकादमिक पाठ्यक्रम लिंग भेदभाव को कैसे बढ़ावा देता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार बनता है, 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं। यहाँ देखेंगे हम, पुरुष की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों का बहुत कम उल्लेख करना, पुरुष और महिला छात्रों के बीच अनैतिक ग्रेडिंग, केवल पुरुष छात्रों के लिए गणित विज्ञान पाठ्यक्रम केंद्रित करना, महिला शिक्षा की तुलना में पुरुष शिक्षा के प्रति असमान निधिकरण करना। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि यहाँ पर महिलाओं को कम आंका जा रहा है। अभी क्या हो रहा था कि पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाओं को शिक्षा में सब में कम आंका जा रहा था, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा था। थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा था कि महिलाओं के लिए बराबर का हक मिलने लगा था, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए। लड़कियां बोल नहीं पाती थी कि हमारी शादी कहाँ करना है, कैसे करना है, हमको और पढ़ाई करना है, तो क्या थोड़ा थोड़ा हक मिलने लगा था, समानता होने वाली थी। जब तक क्या किया कि लड़कियों को भैया अति से जाना, स्वतंत्रता देना गलत बात होती है, और लड़कियों के आए दिन केस आने लगे हैं। तो जो जिसका नंबर आ ही नहीं पाया अभी, उनका तो नंबर आ ही नहीं पाया। आप देख रहे हो अभी वो सोनम जो राजपूत और वो लड़की के का इंदौर का जो केस है, उसमें क्या हो रहा है कि वो लड़की ने पति को मरवा दिया, ऐसा केस आ रहा है। तो कैसी कैसी घटना आ रही हैं। अब कहीं आप लड़की देखने जाओ तो एक ही बात पूछना ना, ये पूछना तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम कितनी पढ़ी हो, तुमको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये पूछना कि बनवेश्वरी जी बता तेरा कहीं चक्कर तो नहीं है। और नहीं भैया, हम मना कर देंगे कि भैया हमें नहीं करने शादी तुमसे, हमें लड़की पसंद नहीं है, हम मना कर देंगे, तो आप तो हमें बता दो, हम अपने ऊपर ले लेंगे, बस बता दो कि तुम्हारा कहीं और तो कोई नहीं है, जबरदस्ती तो नहीं करवा रहे घर वाले। और माता पिता से भी बड़ा अनुरोध है कि माता पिता किसी के बच्चे की जिंदगी खराब ना करे, किसी के बच्चे का जान ही चली जा रही है, अपनी बेटी को पता है आपको कि मेरी बेटी नहीं करना चाह रही, तो उसकी जबरदस्ती कहीं नहीं करे, तो आप ऐसा बचाएं, नहीं बेचारे बच्चों का बड़ा भविष्य खराब हो रहा है। यह देख या पुरुष की तुलना में
महिलाओं की उपलब्धियों को बहुत कम उल्लेख करना। राइट ऑप्शन ए था कि एनसीईआरटी में इस चीज़ को बढ़ावा दिया, हर जगह बढ़ावा दिया, तो जो शिक्षित लोग थे, पढ़े-लिखे लोग थे, वहाँ नंबर आया, मगर क्या हुआ कि वहाँ तो नंबर आया भी तो कुछ लोगों का तो आ ही नहीं पाया नंबर, जब तक लड़कियाँ ऐसा करने लगी, फिर दोबारा फिर बंद से हो जाएँगी और फिर लड़कियों का नंबर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के लिए आकलन में निम्नलिखित में से के अलावा यहाँ हुआ इसके अलावा सभी को ध्यान में रखा जाता है। अधिगम के लिए आकलन, ये बार-बार आता है आपको। अधिगम के लिए आकलन, क्या पूछा है हमसे? अधिगम के लिए आकलन, एक होता है अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम का आकलन। तो अधिगम मतलब पढ़ाई-लिखाई, पढ़ने के लिए आकलन हो रहा है कि पढ़ाई कैसे करवाएँ बच्चे से, पढ़ाई के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक उसमें नहीं है। छात्रों की अधिगम शैलियों, उनकी शैलियाँ देखना है वो किस प्रकार से पढ़ते हैं। छात्रों की शक्ति, छात्रों में पावर देखना है कि उसमें किस पावर है, बच्चा कितना तक सवाल कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, तो उस हिसाब से उसे पढ़ाई देना है। उस हिसाब से उसे किसी थोड़ा मंदबुद्धि है, किसी का तेज आईक्यू है, तो उसे उस हिसाब से सवाल देना है और धीरे-धीरे करके उसे लेवल पे लाना है। छात्रों को समझ स्तर, छात्रों का भी समझ स्तर क्या, शक्ति और समझ स्तर। छात्रों के मूल्यांकन की उपलब्धियों, मूल्यांकन तो बाद में होगा, अधिगम के लिए आकलन हो रहा है, अधिगम का आकलन नहीं हो रहा। कहीं ये आ जाता अधिगम का आकलन, अधिगम है आप देखेंगे, कहीं आपसे ये पूछ लिया जाता कि अधिगम का आकलन, ये पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान करना है अधिगम का आकलन पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान आएगा कि अब अधिगम तो हो गया, अब अधिगम कितना हुआ है, क्या हुआ है, तो मूल्यांकन की बात है। इसलिए मूल्यांकन आपका रॉन्ग होगा। यहाँ यही पूछा था कि इनमें से कौन-सा नहीं है, 3 जो अधिगम के लिए हैं और इनमें से के अलावा सभी ध्यान में रखा जाता है। अधिगम के ध्यान में है जी, और ये नहीं है। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेव वाइगोत्स्की के समाज में संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे? आप क्या हो? उन्होंने वो कहा है कि आप एक ऐसे टीचर हो जो लेव वाइगोत्स्की को बहुत मानते हो। लेव वाइगोत्स्की के मतलब मानते हो कि लेव वाइगोत्स्की बहुत अच्छे है। तो लेव वाइगोत्स्की को समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले हो आप। तो आप क्या करोगे? आप बच्चे को आकलन के लिए आप क्या-क्या सुविधाएँ दोगे? कैसे बच्चे को पढ़ाओगे जो वाइगोत्स्की से संबंधित हो? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रतिस्मरण परीक्षण, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। आपको पता है कि जो हमारे वाइगोत्स्की हैं, वो सामाजिकता को बहुत वो देते हैं महत्व के। समाज समाज से बच्चा सीखता है, बच्चा समाज में रहकर सीखता है। तो यहाँ आपको डी ऑप्शन जो दिया है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सहयोगी प्रोजेक्ट। बच्चा जब 4 बच्चे सहयोग करके, मैंने कही 4 बच्चे, 5 बच्चे टीम बना के प्रोजेक्ट बनाओ आप। तो बच्चा सहयोग से 4-5 बच्चे अपने सहयोग से आप उसमें एक प्रोजेक्ट बनाएँगे तो वो सामाजिकता भई उनमें, एक-दूसरे से सामाजिकता बढ़ रही है उनकी। इसलिए ये वाइगोत्स्की के लिए राइट ऑप्शन डी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में सीखने वाले विविध शैलियों के, वो बोलते हैं ना समावेशी कक्षा, समावेशी कि एक कक्षा में अलग-अलग बच्चे हैं, तो क्या करेंगे? आपको सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं आपके, तो आप कैसे बच्चों को पढ़ाएँगे? यहाँ हमको ये देखना है। विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे उनको। परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। अभी हमने बताया जब आपके पास समावेशी कक्षा है, विविध प्रकार के बच्चे हैं और सब बच्चे एक से नहीं होते हैं। कोई बच्चा थोड़ा पढ़ने में ऐसे क्षेत्र से आया है, ऐसी जगह से आया है कि वहाँ पढ़ने का माहौल नहीं है, तो बच्चा
कम सीख पा रहा है, अभी उसे ज्ञान नहीं है इतना। और कोई बच्चा क्या है, अच्छे क्षेत्र से आया, उसके पेरेंट्स थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो उसको अच्छा है, तो उसे उस हिसाब से एक समान नहीं दे सकते हम। यहाँ एक आप कभी भी आए तो गलत करना, एक समान बोला है इसलिए ये गलत है। समान अनुदेशन, ये भी समान बोल दिया, देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे नहीं। तो उनको एक समान अनुदेशन देंगे और फिर देखते हैं किसके नंबर ज्यादा किसके कम, उसके हिसाब से उसे नामित करेंगे। ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास समावेशी कक्षा है, आपके पास विविध शैलियों से बच्चे आए हैं, तो उनके लिए क्या करना है, कार्यों और परीक्षणों को एक समान सेट देंगे। एक समान है, यहाँ भी एक समान कर दिया। देखो तीनों में एक ही बात कह दी, एक समान एक समान एक समान। विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, यह राइट ऑप्शन आपका ए है। ये राइट ऑप्शन निकला आपका, क्योंकि विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। जब विविध प्रकार के विविध शैलियों से बच्चे आए हैं, तो उनको कार्य भी विविध प्रकार से देना पड़ेगा, क्योंकि कोई बच्चा खेल नहीं सकता, किसी को देख नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा, कोई बच्चा बोलने में प्रॉब्लम है, कोई बच्चे को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है, तो उस प्रकार से अलग-अलग यहाँ से आपको बार-बार क्वेश्चन बनते हैं। ये चीज़ों से आप ध्यान से इनको समझें और आगे बढ़ें। और कोई दिक्कत परेशानी आपको हो तो आप कमेंट करके आप अपना फीडबैक दे सकते हो और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाएं और पढ़ते रहें। आज आप पढ़ लोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये जिंदगी के गोल्डन चांस है आपके पास और बहुत अच्छा है। आप इस उम्र में पढ़ लोगे तो आप अभी कहीं 2 साल 3 साल मेहनत कर लोगे तो आने वाली आपकी जो 30-40 साल हैं वो आपका जीवन सुखी में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहुमुखी व्यक्तित्व का नहीं है? पहले तो हम ये देखेंगे बहुमुखी यह किसने दिए हैं? यह युंग ने दिए हैं। किसने दिए? युंग ने, हाँ युंग ने ही दिए हैं शायद ये। और ये कितने दिए हैं? 3। कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। एक तो बहुमुखी, अंतर्मुखी, पहले अंतर्मुखी, उभयमुखी और बहुमुखी। एक होता है अंतर्मुखी बच्चा, क्या होता है ज्यादा बोलता नहीं है किसी से। बहुमुखी बच्चा कैसा होता है? सबसे बोलता है। उभयमुखी बच्चा कैसा होता है? समय आने पर बोलता है, समय नहीं है तो नहीं बोलता है बच्चा होता है। यहाँ हमें पूछा है बहुमुखी, नेतृत्व शक्ति, मिलनसार, आक्रमक स्वभाव और देव स्वप्न देखने वाला। अब आप देखेंगे क्या होता है, जो बच्चा बहुत बोलता है तो ज्ञान होगा समझ होगी तभी तो बोलेगा, ऐसे बड़बड़ तो बोलता नहीं रहेगा। तो वो नेतृत्व शक्ति वाला भी बच्चा होता है, कहीं भी अपना एक नेतृत्व कि मैं मॉनिटर बनूंगा, कहीं भी कोई भी काम होगा तो मैं नेतृत्व करूंगा इसका। मिलनसार, बच्चा मिलनसार भी होता है तभी तो सबसे बोलेगा, सब समाज में सबसे आदान प्रदान करेगा, मिलनसार भी होगा। आक्रमक स्वभाव आएगा। मगर एक बात सही है, इसे गलत मत समझना। जो बच्चा ज्यादा बोलता है सब करेगा, मगर किसी ने कुछ कह दिया तो बन बैठेगा, क्योंकि वो तो आक्रामक स्वभाव का भी होगा। दिव दिवा स्वप्न देखने वाला, जो दिन में सपने देखने वाला, कि दिन में सपने सोच रहा है, बैठा अपना अकेला सोच रहा है मैं ऐसा कर लूंगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, खुद ही सपनों में डूबा है, खुद ही सोच रहा है, किसी से बोल नहीं रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? ये अंतर्मुखी का उदाहरण है, जो बाह्यमुखी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। व्यक्ति के संगठन का स्वरूप आप देखेंगे, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति का जो संगठन है, जो व्यक्ति संगठन का स्वरूप क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी। हम बताएंगे आपको, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बनेगा, जब वो मनोवैज्ञानिक तरीके से, ऐसे उसे ऐसा नहीं कि कहीं भी ऐसे से मटक लिए, तो वो शारीरिक, मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, और मुझे कब एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, कैसे बैठ के करना है, सीधे बैठ के करना है, मुझे हर चीज उसे वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। और फिर उसका शारीरिक और उसका मन भी ऐसे, मन योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो मन भी शांत होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का सही वो है, आर्थिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है और आध्यात्मिक नहीं है, या शारीरिक। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ऑप्शन है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावी पूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। एक शिक्षक वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावी तरीके से, यहाँ ऑप्शन दिए हैं, इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन इसके लिए आपका राइट होगा। उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल ना करें। अपना एक और ऑप्शन आ जाएगा क्या? आ जाएगा, राइट रहा। कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के एक मिनट, करने के लिए कहकर, थोड़ा और कर लेते हैं ऐसा, अब बन जाएगा सही। अब क्या है, तो आपको ये क्वेश्चन सही लगेगा, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए। ऐसा नहीं है जो बच्चे कमजोर हैं उन्हें ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाना, सिर्फ उनका सहयोग करना है। ऐसा नहीं है आप तो बहुत गरीब हो, आप बहुत वंचित परिवार से आए हो, अरे अरे लो हमसे 2 रोटी ले लो हमसे एक पेन ले लो, नहीं ऐसा नहीं करना, उनका सहयोग करना है सिर्फ, उनको ऐसे नहीं दिखाना। ये वाला भी गलत होगा, ये राइट नहीं है आपका। अब आप यहाँ देखेंगे, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी अपेक्षा करेगा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए, जो आपको बहुत बिल्कुल ही गलत लगे उसको आप अलग कर सकते हैं। उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि भी अन्य बच्चों, ये आपका आप देख रहे हो, मतलब हमारे पास क्या है, समावेशी कक्षा है, विविध प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, विविध प्रकार से पढ़ाना है। एक वंचित वर्ग का बच्चा आया है, तो उसे अलग नहीं बैठा सकते, अलग बैठाना तो जुर्म है और एनसीईआरटी में मना की गई है, तो अलग नहीं बिठा सकते, उन्हें सहानुभूति भी नहीं दिखा सकते, ये भी गलत है। कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, ये सी आपका राइट है। फिर आपका उनकी पृष्ठभूमि अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय कार्य करने के लिए कहकर, ऐसा नहीं, उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके कि भाई आप तो बहुत वंचित परिवार से आए हो, आप तो बहुत गरीब बच्चे हो, इसलिए बेटा वहां दूर बैठ जाओ और अपना अपने हिसाब से पढ़ लो, तुम्हें क्या करना पढ़ाई लिखाई करके। और पहले सर कहते थे ना कि वो कहते थे कि कुमार, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ कहते थे, एक कुमार का बच्चा तू क्या पढ़े, कुमार का तुझे मटके ही बनाना है, ऐसे उदाहरण दे दे, तू क्या करेगा पढ़ के। तो पहले ऐसा था, ऐसे बोल देते थे टीचर। तो अब ऐसा नहीं है कि तुम तो ऐसे ही अलग से आए हो ऐसे ही पढ़ लो, तो जो ऑप्शन भी आपका गलत होगा, उन्हें बिठाकर, उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि भी अन्य बच्चों से सम्मिलित, ये आपका गलत है। कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। अभी एक दो क्वेश्चन आए ऐसे, मतलब भाषा शब्द अलग अलग है, भाव सबका एक ही है कि क्या कह रहे हैं, कक्ष में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, अभी था विविध विविध प्रकार का शैलियों से पढ़ाया जाएगा, अब उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें अपना शिक्षण कौशल अपनाकर पढ़ाया जाएगा वंचित परिवार के बच्चों को। राइट ऑप्शन आपका सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता कौन सा पद परिभाषित करता है? यहाँ दिया है, निरिष्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बात ही गणित की हो रही है, तो यहाँ गणना दोष है। क्या है? गणना दोष है। ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कि जो बच्चा गणित में उसे प्रॉब्लम है, गणित संबंधी अधिगम में अक्षमता है, तो इसे बोलते हैं आप डिस्ग्राफिया। क्या बोलेंगे? आप याद कर लेना, बार बार आता है डिस्ग्राफिया। और उसे लिखने की प्रॉब्लम है तो क्या है? लिखने की प्रॉब्लम है तो लिखने की प्रॉब्लम है तो डिस्ग्राफिया। और हाँ, मैथ की, हाँ लिखने की प्रॉब्लम है तो डिस्ग्राफिया, और उसे मैथ में प्रॉब्लम है तो डिसकैलकुलिया। मैथ में प्रॉब्लम है, याद कर लेना, कैलकुलिया। कैलकुलिया में क्या होता है? कैलकुलेटर आ गया, और कैलकुलेटर से मैथ में काम करता है। तो आपको याद होगा कि डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया में आप
पानी पी लें हम 1 मिनट। तो ऐसे गर्द में प्रॉब्लम है तो डिसकैल्कुलिया, लिखने में प्रॉब्लम है तो डिसग्राफिया, पढ़ने में प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया। तो आपको मैथ का याद हो जाएगा कैलकुलिया, कैलकुलिया मीन्स वो होता है कैलकुलेटर। और लिखने में प्रॉब्लम है तो लिखने में ऐसे ग्राफ बना दे, ऐसे ग्राफ बना दे तो ग्राफ मन से लिखना, तो आपको याद होगा। दो तो ऐसे याद हो जाएंगे, बार बार ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपको चीजें लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहां एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा? भाव अलग होंगे, क्वेश्चन वही आ गया, समावेशी कक्षा, विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे, वंचित परिवार से आए बच्चे, सामूहिक में व्यक्तिगत भिन्नता के बताने के लिए उनकी संस्कृति जानकारी पर ध्यान देंगे, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेंगे ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। एक तो पहले से ही कमजोर है और उनसे और कठिन कार्य करने के लिए कहेंगे तो वो स्कूल छोड़ देंगे, क्योंकि वो उनसे होगा ही नहीं, इतनी समझ ही नहीं है उनमें। गलत, जो आपको गलत लगे उसे रोक कर दिया करो। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेंगे और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेंगे। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को समूह बनाएंगे और उन्हें एक साथ रखेगा। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के समूह बनाएंगे, एक समूह भी नहीं बनाना, क्या आप क्या कर रहे हो, समान आर्थिक, जो आर्थिक आर्थिक वाले हैं उनको सभी को एक एक समूह बनाएंगे और एक समूह बना के एक जगह रख देंगे कि तुम जो गरीब गरीब बच्चे आए हो, जो वैसे बच्चे आए हो, वो एक जगह पढ़ो भाई। ये तो अभी बताया हमने, गलत है बिल्कुल, ऐसा नहीं करना। ये हमने रॉन्ग कर ही दिया था कि उनको कठिन परिश्रम भी नहीं देना। ये क्या है, समूह में व्यक्ति भिन्नता के बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देंगे। एक व्यक्ति वही ऊपर वाला, इससे ही संबंधित वो आ गया एक ऑप्शन, कि क्या करेंगे, उनकी पहले पूछेंगे कि आपकी आप व्यक्ति संस्कृति क्या है, आपकी आपकी समाज क्या है, संस्कृति क्या है, ये जानकर और फिर उनके क्या कर देंगे, व्यक्तित्व भिन्नता के अलग अलग समूह बना देंगे। ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं करना। यहाँ दिया गया है आपका, सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखी करेंगे। संस्कृति जो है, किस सांस्कृतिक से आए हैं वो, इस जानकारी को तो आप अनदेखी करेंगे और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेंगे। एक सभी के साथ करेंगे, सभी को किस किस बात की आवश्यकता है, उसको कैसे पढ़ाना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप बच्चे को सजा देंगे, बच्चे को सजा देना तो मना है, इसे अलग कर दो। आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से भी नहीं निकाल सकते। आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा परामर्श देंगे, ये सही लग रहा है। आप उसके माता-पिता से शिकायत करेंगे। माता कभी आप बच्चा कभी बच्चा कोई प्रॉब्लम में है, बच्चा कोई प्रॉब्लम है, बच्चा ऐसा लग रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो माँ-बाप से परामर्श कर सकते हैं। ऑप्शन में जो होगा कि आप उनका कारण पता लगाने का, इसमें माता-पिता, आप उसके माता-पिता से शिकायत नहीं करेंगे, उनके माता-पिता से परामर्श लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि बच्चा ऐसा क्यों है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मगर शिकायत करेंगे, शिकायत प्रिंसिपल से करेंगे, माता-पिता से करेंगे, तो शिकायत वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा परामर्श देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अति संवेदनशीलता बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? 4 तरीके आपके सीखने में मदद करने के लिए हैं और आपका एक नहीं है। एक कार्य को
छोटे-छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि किसी कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। किसी कार्य को क्या करें, कोई कार्य करवा रहे हैं उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए, ये तो आपका सही है। अधिगम के विकल्प तरीकों को पेशकश, ये भी ठीक लग रहा है। और पढ़ के देखो पेडागोजी में तो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ के पता चलता है। यहाँ ये नहीं है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, यहाँ ये नहीं है कि बाबर भारत कब आया था, हैं? पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, मुगल शासक कौन है, एक हो गया। यहाँ वो ऑप्शनों को पढ़ के ही पता चलेगा कि इन चारों में से कभी आज ये ऑप्शन में सही है, ये वाला ऑप्शन और दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि उसका और दूसरा क्वेश्चन प्रभावी हो, अच्छा हो, तो पढ़ के पता चलता है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। आपके ये रॉन्ग हो गया। उन्हें क्या करेंगे, उन बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना, ऐसा नहीं कर सकते। हमें एक ही पूछा था गलत कौन-सा है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें छोटे-छोटे कार्य देंगे। अधिगम विकल्प तरीके से भी पेशकश करेंगे कि आपको कोई कहानी पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसे लिख के पूरा नहीं बोल पा रहे, तो ऐसे पूरे अपन क्वेश्चन बोल लेंगे तो पूछ देंगे आप इन 2 में से बता दो कि कौन-सा सही है, तो विकल्प सही थे, आपको पता ही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन करेंगे, शारीरिक गतिविधियाँ बताएँगे उन्हें खेल-खेल में। तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये नहीं है कि आपको बेचैनी हो रही तो बच्चों को फटकार क्यों लगाएँगे भाई? तो डी वाला ऑप्शन गलत है। आपको इसी प्रकार अपनी तैयारी करते रहें और एक दिन अपना भविष्य आपका सुनहरा होगा, आप कामयाब होंगे। बस मेहनत की देरी है, मेहनत करते रहें। जो मेहनत करता है वो सफल ज़रूर होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।